आज का पहला प्रश्न, विद्युतवंतम कौन है? तो हमारा आंसर जाएगा विद्युतवंतम कौन है दोस्तों? तो मेघ है। और इसी प्रश्नोत्तरी के साथ जो है मैं माला मैम आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस 1 में। नमो नमः दोस्तों, नमः संस्कृताय। तो आप सभी का स्वागत है। तो हमारा जो प्रश्नोत्तरी चलेगा कहाँ से दोस्तों? तो उत्तर मेघ से आज हम जो है स्टार्ट करेंगे अपनी प्रश्नोत्तरी को। कहाँ से? उत्तर मेघ से। यानी कि हमने जो है पूर्व मेघ को पूरा समाप्त कर दिया है। प्रश्नोत्तरी और जो है सूक्तियों से सूक्ति और जो है और प्रश्नोत्तरी पूरे जो जितने भी श्लोक है सभी को जो हमने एक एक श्लोकों से प्रश्नोत्तरी किया। तो अब हम स्टार्ट करेंगे उत्तर में। तो यहाँ पे जो है हमारा समाप्त कहाँ पे हुआ था? तो जो मेघ है जो है मेघ कहाँ पहुंच गया है दोस्तों? मेघ जो है रामगिरी पर्वत से चलता है और कहाँ पहुंच गया है? अलका पहुंच गया है। ठीक है, कहाँ पहुंचा है दोस्तों? अलका नगरी। तो यहाँ पे जो है यक्ष कहता है मेघ से, जब तुम अलका जाओगे तुम ऐसा नहीं हो कि तुम उसको देखकर नहीं पहचान पाओ कि अलका नहीं, यानी कि तुम जान जाओ कि यही क्या है? अलका है। तो यहाँ पे जो है पहले श्लोक में जो है यक्ष के माध्यम से जो है यक्ष ने मेघ से तुलना करा दी। यानी कि पहले श्लोक में तुलना यह है कि यक्ष कहता है जब तुम जाओगे तो वहां पे जो है जैसे तुम हो, त्वाम जैसे तुम है, प्रासादा प्रासादात जो है त्वाम तुलय तु अलम यत्र तस्तई विशेषई। तो यहाँ पे जो है प्रसाद और तुम्हारा त्वम मेघ की जो है तुलना करा दी किसके? तई तई विशेष अनेक प्रकार की विशेषताओं से क्या है? तुलना करा दी। तो वह कहता है कि यदि तुम्हारे पास त्वाम यदि तुम विद्युतवंतम हो, यदि तुम विद्युतवंतम हो तो यहाँ की जो प्रसादा है, जो वहाँ की महल है वह क्या है? ललित वनिता है। यदि तुम सेंध चापम हो तो वहाँ की जो है महल कैसे है? सचित्रा है। और यहाँ यदि तुम संगीताय यदि तुम्हारे पास स्निग्ध गंभीर घोषम है तो वहाँ के जो प्रसाद कैसे? संगीताय प्रहत मूर्जा है। और यदि तुम्हारे पास अंतम तोयम हो, यदि तुम हे मेघ यदि तुम अंतम तोयम हो तो वहाँ की जो भू कैसे है? तो मणिमय भूम है। ठीक है। यदि तुम तुंगम हो जो है ऊंचे हो तो वहाँ की जो है भवन कैसे है? जो है तुंगम अग्रिहा अहिग्राहा। ठीक है, ऊंचे हैं, ऊंचे ऊंचे जो है महल है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है पहले ही श्लोक में जो है यक्ष जो है मेघ की तुलना अपने वहां के प्रसादा यानी अलकापुरी के महलों से करा दी। तो इसी से हम लोग जो प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की जो हमारी प्रश्नोत्तरी है पहले श्लोक से, इस श्लोक को ध्यान रखिएगा, पहले श्लोक से 5 श्लोक तक हमारी प्रश्नोत्तरी होगी दोस्तों। कुल प्रश्नों की संख्या हमारा जो यहाँ पे 55 है। ठीक है, और जो हमारा प्रश्नोत्तरी सीधे प्रश्न और उत्तर है दोस्तों, एमसीक्यू टाइप, यानी कि 4 ऑप्शन के साथ नहीं है। तो आइए सभी लोग इसको देखते हैं जो है इस प्रश्नोत्तरी को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न यहाँ पे है विद्युतवंतम कौन है? तो यहाँ पे दोस्तों विद्युतवंतम कौन है? तो विद्युतवंतम यदि तुम विद्युतवंतम हो तो वह क्या है? ललित वनिता है। तो विद्युतवंतम किसके लिए आया है? मेघ के लिए आया है। तो आंसर में हो जाएगा मेघ जो है क्या है? विद्युतवंतम है। ठीक है, यह हमारा पहला प्रश्न हो गया। आइए हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, कहता है कि ललित वनिता कह, ललित वनिताएं कौन है? ठीक है, तो ललित वनिताओं का किससे तुलना की गई है दोस्तों? प्रसादा। ललित वनिताएं कहाँ की हैं? प्रसादा की है, यानी महलों में कैसी है? ललित वनिताएं हैं। यदि तुम विद्युतवंतम यदि तुम्हारे पास विद्युत है तो वहाँ के प्रासादा महलों में के पास क्या है? ललित वनिता है। ठीक है, सुंदर सुंदर जो है वनिताएं हैं, स्त्रियां हैं, ऐसी तुलना की गई है। तो यहाँ प्रश्न है ललित वनिता कह, ललित वनिताएं कौन है? तो प्रसादा, मतलब कहाँ की है? तो प्रसादा, महलों में कौन है? ललित वनिता है। यह हमारे दूसरे प्रश्न का दूसरा आंसर जो है आंसर है। हम लेंगे अब तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे है दोस्तों, मेघ से तुलना करने में कहाँ के प्रसादा समर्थ है? यानी कि मेघ के से तुलना करने में कहाँ के प्रसादा जो है प्रसाद जो है समर्थ है दोस्तों? तो हमारा आंसर हो जाएगा अलकापुरी के। यक्ष कहता है, यक्ष मेघ से कहता है जब तुम अलकापुरी जाओगे तो वहाँ के भवन जो है तुमसे तुलना करने में समर्थ है, यानी जैसे तुम होगे वैसे वहाँ के भवन होंगे। तो प्रश्न है मेघ से तुलना करने में कहाँ के
प्रसादा यानी कि भवन जो है समर्थ है, तो अलकापुरी के भवन जो है तुम्हारी जैसी है, जैसे तुम हो वैसे वहाँ के भवन है। तो क्या क्या विशेषताएं थे हमने बताया, इसके पास यह है तो उसके पास हुआ है। इस प्रकार की जो है यहाँ पे विशेषताएं तुलना की गई है। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा है, मेघ से तुलना करने में कहाँ के प्रसादा समर्थ है, तो अलकापुरी के प्रसादा समर्थ है। ठीक है, यह हमारा तीसरा प्रश्न का आंसर हो गया। हम चलेंगे चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, प्रासादा जो भवन है के विशेषण कौन नहीं है। यहाँ पे जो भवन के कौन कौन से विशेषण नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, इतने सारे जो है भवन के विशेषण नहीं है। तो यह किसके हैं दोस्तों, तो ये मेघ के विशेषण है। किससे है, मेघ के हैं। तो विद्युतवंतम कौन है, मेघ है। सेंध चापा कौन है, मेघ है। स्निग्ध गंभीर घोषम कौन है, मेघ है। अंततोयम कौन है, मेघ है। और तुंगम कौन है, मेघ है। यह सभी जो है विशेषण जो है मेघ का है। तो यहाँ पे पूछा है प्रसाद के विशेषण कौन नहीं है, तो ये सभी नहीं है। ठीक है, तो सभी याद रखिएगा। यह सभी किसके हैं, तो मेघ के हैं, दोनों याद रखिएगा। एक तो यह किसके नहीं है, तो प्रसाद यानी भवन के नहीं है। तो भवन के क्या है दोस्तों, ये भी बताइए। तो यहाँ पे यदि यह सभी मेघ के हैं तो भवन के क्या है, यदि विद्युतवंतम है तो भवन क्या है, ललित वनिता है। यदि सेंध चापा है तो भवन क्या है, सचित्रा है। यदि स्निग्ध गंभीर घोषा है मेघ, तो भवन कैसे है, संगीताय प्रहत मुरझा है। ठीक है, यदि अंतर तोयम है मेघ, तो प्रसादा कैसा है, मणिमय भुव है। यदि तुम मेघ तुंगम ऊंचा है, तो अलिग्राहा कौन है, महल है। तो यह जो है तुलना की गई। तो प्रसादा की यह जो है विशेषता नहीं है, विशेषण जो है मेघ के हैं। तो नहीं में पूछा तो यह सभी नहीं है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है जो है पांचवा, तस्तई पद में विभक्ति और वचन क्या है। तो तस्तई जो पद हमारा यहाँ पे विभक्ति और वचन जो है तृतीया विभक्ति की एक वचन में बोलता है, जो हमारा है तस्तई। तई तई जो है विशेषताएं कितने अनेक जो है, जैसे तुम हो वैसे तई तई तुली तुलम यत्र, वैसे ही तई तई विशेषई, उसी प्रकार के जो है तुलना की गई है, विशेषताएं बताई गई है। ठीक है, तई तई विशेषई उन उन विशेषताओं द्वारा, तई तई जो है तई तई विशेषई उन उन विशेषताओं के द्वारा जो है तुल्यतम बराबरी करने में अलम माने समर्थ है। कौन जो है, वहाँ के प्रसादा कौन समर्थ है दोस्तों, वहाँ के प्रसादा जो है तुलना करने में क्या है, समर्थ है। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर था किसका, तीसरे का। ठीक है, कह रहा है तस्तई पदम में विभक्ति में वचन कौन है, तृतीया विभक्ति की एक वचन है। तस्तई में तृतीया है, विशेषई में तृतीया है। ठीक है, तो यहाँ के तुलना करने में वहाँ के अलम माने जो है, वहाँ के जो है तुलितुम बराबरी करने में अलम मतलब समर्थ है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तृतीय विभक्ति की एक वचन में तस्तई पूछा है, इसको पूछा है किसका है, तो तृतीय विभक्ति की एक वचन है। अगला हम लेंगे छठवां प्रश्न है प्रश्न हमारा है, मेघ अंतर तोय है तो प्रसादा के अंदर क्या है। यदि मेघ अंत अंत अंतर तोयम है मतलब उसके अंदर जल है, तो प्रसादा के अंदर क्या है, तो आंसर क्या हमारा हो जाएगा, मणि भय भुवम। यदि मेघ अंतर तोय है तो प्रसादा के अंदर क्या है, तो मणिमयम मुख जो है, मणिमयम भुव है। जो दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हुआ, भुव मुखम नहीं, भुव जो है भू। ठीक है, भू मतलब धरती, जो है मड़ियों से युक्त जो है धरती। यदि तुम्हारे पास जल है तो वहाँ की धरती कैसी है, वहाँ की फर्श पे मड़ियाँ बिछी हुई है, मणिमय भुआ। ठीक है, ये हमारा आंसर है, भुआ होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है छठवें प्रश्न का। सातवां प्रश्न है, प्रसादा सचित्रा है तो मेघ के अंदर क्या है। यदि प्रसादा सचित्रा, यदि तुम्हारे पास क्या है, यदि भवन के पास अनेक प्रकार के भवनों में चित्र है, रंग बिरंगे कलरफुल चित्र है, तो मेघ के अंदर क्या है, तो मेघ के अंदर है सेंद्र चापा। सेंद्र चापा मतलब इंद्रधनुष, जो 7 रंग का इंद्रधनुष दिखाई देता है मेघ के अंदर, वह जो है इंद्रधनुष जो है किसके पास है, मेघ के मेघ के पास। ठीक है, हमारा आंसर है कि यह जो है यदि प्रसादा सचित्रा है तो मेघ कैसा है, सेंध चापम है। तो सेंध चापा क्या होता है दोस्तों, जो 7 रंग की इंद्रधनुष होता है उसको सेंध चाप कहते हैं। यानी मेघ
कभी कभी जो आकाश में जो है सतरंगी जो है इंद्रधनुष दिखाई देता है 7 रंगों वाला। तो उसी के बारे में कह रहा है कि तुम सेंध चापम हो तो वहाँ के महल कैसे है, सचित्रा है, वहाँ के महल सचित्रा है। तो तुम्हारे पास क्या है, सेंध चाप है। तो दोनों जो है दोनों तरफ से प्रश्न बनेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 का सेंध चापम। अगला है संगीताय प्रहत मूर्जा की तुलना किससे की गई है। ठीक है, संगीताय प्रहत मूर्जा की तुलना किससे की गई है। ठीक है, किससे की गई है। ठीक है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा किससे की गई है, तो स्निग्ध गंभीर घोषाम। ठीक है, तुम्हारे इस स्निग्ध गंभीर घोषाम, यहाँ पे जो है क्वेश्चन थोड़ा सा फंसा है दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन है संगीताय जो है प्रहत मूर्जा की तुलना किससे की गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जो है मेघ से की गई है। मेघ कैसा है, तो स्निग्ध, तो जो है स्निग्ध गंभीर घोषम है। यदि जो है महाप्रसाद के पास, यदि महल के पास संगीत संगीत युक्त जो है मूरज बजते हैं, तो मेघ के पास क्या बजता है, स्निग्ध गंभीर घोष। तो यहाँ पूछा है कि संगीताय प्रहत मूर्जा की तुलना किससे की गई है। तो आंसर हमारा हो जाएगा मेघ से की गई है दोस्तों। किससे की गई है, मेघ से की गई है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 8वें प्रश्न का। हम लेंगे 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न 8वां प्रश्न है, तो 8 हो गया। अगला हमारा प्रश्न है 9वां प्रश्न है मिलान करो। ठीक है, तो यहाँ पे है विद्युतवंतम सेंध चापम स्निग्ध गंभीर घोषम अंतर तोयम जो है तुंगम नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं रहेगा। तो यहाँ पे इसका मैचिंग कराना है, कौन इस विद्युतत्वम का क्या होगा, सेंध चापम का क्या होगा, जो है स्निग्ध घोषम क्या होगा और उसका क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा है विद्युत विद्युतवंतम का क्या होगा, ललित वनिता। सेंध चापम का क्या होगा, जो है सचित्रा। स्निग्ध गंभीर घोषम क्या होगा, मणि भुवम। और अंतर तोयम का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो प्रहत मूर्जा मूर्जा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो आंसर कहाँ जाएगा दोस्तों, अ, जो है ख, क और जो है घ और जो है ग। तो हमारा आंसर जो है हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, अब मिला भी दिए, आप इसको देख सकते हैं कि विद्युतवंतम कौन है, ललितवंता, सेन चापा, सचित्रा, स्निग्ध गंभीर घोषाम, मणि भव भुवम और जो है अंतर तोयम जो है प्रहत मूर्जा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, मूर्जा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आगे हम चलेंगे 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न यहाँ पे है, 9वां प्रश्न हमारा दोस्तों कि ललित वनिता पद में समास है। ललित वनिता जो पद है उसमें कौन सा समास है। ठीक है, ता है। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास है। क्या है, ललित वनिता में जो है ललित वनिता है कहाँ की, वह प्रसादा। तो अन्न की बोध हो रहा, कहाँ की ललित वनिता है, तो महलों की जो है अलकापुरी के महलों की जो है वनिताएं हैं, इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास हुआ। कौन समास हुआ, बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, बहुब्रीहि समास है ललित वनिता पद में। अब हम लेंगे 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, 10वां प्रश्न कहता है प्रसादा त्वाम पद में संधि है। ठीक है, यहाँ पे तो एक साथ रहेगा दोस्तों। ठीक है, प्रसादास त्वाम। ठीक है, तो यहाँ पे में संधि कौन सी है, तो यहाँ पे विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। कौन संधि है, विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। यदि इसका हम विच्छेद करेंगे तो प्रसादाह त्वाम, ये जो विसर्ग है जो है स को ही विसर्ग होता है, विसर्ग को स होता है, तो यहाँ पे विसर्ग को ही स हुआ, तो हमारा संधि हो गई विसर्ग संधि। प्रसादाह दाह त्वाम, ये हमारा विग्रह है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, प्रसादास त्वाम में संधि कौन सी है, तो विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया विसर्ग संधि 10वें प्रश्न का। हम लेंगे 11वां प्रश्न। 11 प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। 11 प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखिए। 11वां प्रश्न कह रहा दोस्तों तस्तई विशेषई पद में संधि है। तस्तई विशेषई पद में कौन संधि है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है विसर्ग संधि है। कौन सी है, इसमें भी कौन संधि है, विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। तस्तई विशेषई, तो तई तई विशेषई विसर्ग संधि। ठीक है, तो विग्रह हमारा क्या है, तई 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 विशेषई विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। तस्तई विशेषई। ठीक है, प्रश्न पूछा है इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें जो है तस्तई विशेषई में विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया। विग्रह हमने बता दिया यहाँ पे तई ते विशेषई। ठीक है, तो ये हमारा 11 प्रश्न का आंसर है। हम लेंगे उन जो है 12वें प्रश्न को चलेंगे। 12वां प्रश्न है दोस्तों, छह ऋतुओं का पुष्प किस नगर में खिल दिखाई देते हैं। यानी कौन सा ऐसा नगर है जहाँ पे 6 ऋतुओं के फूल जो है एक साथ दिखाई देते हैं। ठीक है,
ये हमारा जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारे दूसरे श्लोक से है, ठीक है। इसमें है कि दूसरा श्लोक में क्या है दोस्तों, उसको हम बता देते हैं। हस्ते लीला कमल अलके, यानी वहाँ की जो अलकापुरी की जो स्त्रियां हैं उनके हाथ में कौन सा फूल है, उनके जो है बाल मुकुंद यानी उनके अलक में यानी बालों में कौन सा फूल लगाई हुई है, वहाँ के ललिताएं जो है वधुएँ जो है अपने मुख में कौन-सा फूल लगाती हैं, वहाँ की जो है वधुएँ जो है अपने चूड़ा पास में कौन-सा फूल लगाती हैं, माँग में कौन-सा फूल लगाती हैं और कान में कौन-सा फूल लगाती हैं। यानी जो है वहाँ पर इस जो है दूसरा श्लोक में इसमें फूलों की चर्चा की गई है। तो किससे कौन जो है कौन-सा फूल कहाँ लगता है दोस्तों, ये इससे हमारा प्रश्नोत्तरी बनेगा दूसरे श्लोक से। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न ये बना कि 6 ऋतुओं का पुष्प किस नगर में दिखाई देते हैं? तो ऐसा कौन-सा नगर है जहाँ 6 ऋतुओं के फूल एक एक समय दिखाई देते हैं? यानी कि हमारे यहाँ जैसे पुष्प खिलते हैं, हर एक मौसम में हर एक फूल खिलते हैं। तो ऐसा कौन-सा नगर है जिसमें 6 ऋतुओं का पुष्प एक साथ दिखाई देगा? तो अलकापुरी कौन-सा है? अलकापुरी ऐसा नगर है जिसमें 6 ऋतुओं के पुष्प जो है एक साथ दिखाई देते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया 12वें प्रश्न। 6 ऋतुओं का पुष्प किस नगर में दिखाई देते हैं? तो अलकापुरी नगर में दिखाई देते हैं। आंसर है जो है 12 प्रश्न का। हम लेंगे 13 प्रश्न। 13 प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है अलकापुरी की स्त्रियों के हाथों में कौन-सा फूल है? ठीक है, प्रश्न है अलकापुरी की स्त्रियों के जो हाथों में कौन-सा फूल लेकर, यानी कहता है यक्ष कहता है मेघ से, जब तुम जाओगे वहाँ पे अलकापुरी तो वहाँ की स्त्रियों के हाथों में फूल होगा, बाल में फूल होगा, जो है माँग में फूल लगाई होंगी और जो है हमारे जो है कान में फूल पहनी होंगी, तो उस फूलों से पहचान लेना कि यह कौन-सी नगरी है, अलकापुरी नगरी है। क्या देखकर? वहाँ की जो वधुएँ हैं, कौन-कौन से फूल लगाई हुई हैं। तो बताता है कि फूलों के माध्यम से जो है अब वहाँ की अलकापुरी की पहचान बताता है। तो यहाँ पे हमारा 13वां प्रश्न अलकापुरी की स्त्रियों के हाथों में कौन-सा फूल है? जब वहाँ पे जाओगे तो कौन-सा फूल होगा दोस्तों? तो लीला कमल कौन है? हस्ते लीला कमल, हाथों में क्या ली है? लीला कमल ली हुई है। ठीक है, ये हमारा जो है पहला वहाँ पे प्रश्न है कि उनके हाथों में कौन सा फूल होगा? लीला कमल है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया अलकापुरी की स्त्रियों के हाथों में कौन सा फूल है? तो लीला कमल के फूल है। ठीक है, तो इसके ध्यान रखिएगा, हाथों में क्या है, कानों में क्या है, बालों में क्या है, अलग अलग फूल है, तो फूलों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगला हाँ प्रश्न है कहाँ की स्त्रियों के बालों में कुंद के नवीन पुष्प लगे रहते हैं? ठीक है, तो बालों में पूछा, अलक माने बाल होता है दोस्तों। तो कहाँ की स्त्रियों के अलकों में यानी बालों में कुंद के बाल, कुंद बाल मतलब नवीन, कुंद के नवीन पुष्प लगे रहते हैं। तो अलकापुरी की स्त्रियों के वधुओं वधुएं या स्त्रियां, तो यहाँ वधु ने का हम स्त्रियां कर दिए हैं दोस्तों। तो कहाँ की स्त्रियों के बालों में कुंद के नवीन पुष्प लगे रहते हैं? तो अलकापुरी की स्त्रियों के बालों में के नवीन फूल लगे, बाल कुंद यानी कि जो खिला अभी बाल है, कोमल है, तो नवीन कुंद लगा होता है। ठीक है, यह हमारा 14 प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 है। यह कहता है लोघ्र के पुष्पों की धूली यानी कि अग्र, लोघ्र के पुष्पों की धूली जो पराग होता है, पीले रंग का जो पराग होता है, हर पुष्पों में देखे होंगे दोस्तों, पुष्प खिलता है तो उसमें पतला पतला पराग टाइप में, इसमें हल्का देखेंगे तो उसमें लगा रहता है, मतलब धूल टाइप में पीला पीला लगता है, मतलब कभी लाल में से अरहर का फूल होता है तो उसमें उसमें भी निकला रहता है रेड कलर का, तो वही पराग होता है। लोघ्र के पुष्पों की धूली यानी जो पराग होता है, अलकापुरी की स्त्रियां कहाँ लगाती हैं? ठीक है, लोघ्र के पुष्पों की धूली यानी पराग को अलकापुरी की स्त्रियां कहाँ लगाती हैं दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा मुखम, मुख में लगाती है। आम जो है आनने श्रियम यानी कि मुख में अपने लगाती हैं। श्रियम मतलब शोभा बढ़ाने के लिए। क्यों लगाती हैं? जो है श्रियम मुख की शोभा बढ़ाने के लिए लोघ्र के पुष्पों की धूली पराग को लगाती हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा पांडुताम आनने श्रियम। पांडुता को प्राप्त करने के लिए, मुख की श्री लक्ष्मी शोभा को प्राप्त करने के लिए लोघ्र जो है प्रसव प्रसव रजसा लगाती हैं। ठीक है, लोघ्र होगा दोस्तों, लोभ ने लोघ्र के पुष्पों की धूली। ठीक है, घर ध रहेगा, लोघ्र के पुष्पों की धूली की पराग कहाँ की स्त्रियां अपने कहाँ लगाती हैं? तो मुख में लगाती हैं। ठीक है, यह हमारा आंसर हो जाएगा 15 प्रश्न का। आगे हम चलेंगे 16 प्रश्न को। 16 प्रश्न है
अलकापुरी की स्त्रियां अपने जूड़ों में, यानी जूड़ा जो होता है, जूड़ों में किस पुष्प किसका फूल लगाती हैं? ठीक है, किसका फूल लगाती हैं? ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? अलकापुरी की स्त्रियां जो है अपने जूड़ा पास में, जूड़ा पासे में, जूड़ा जो जो बनाई होती है, जूड़ा अलग अलग होता है, जो दोस्तों बाल खुला है उसमें लगा ली। जूड़ा जो बनकर लगता है उस वह अलग फूल लगता है। ठीक है, तो जूड़ा अलग होता है, बाल अलग अलग होता है। अलग बाल तो एक ही होता है, लेकिन अलग मतलब बालों में लगाती हैं। कोई फूल लगा ली होती है। अब जूड़ा जब बनाती है तो उसमें कोई और फूल लगाती हैं। तो यहाँ पे अलकापुरी की स्त्रियां अपने जूड़ों में, यानी कि जूड़ा पास में किसका फूल लगाती हैं? कौन सा फूल लगाती हैं दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा नवकुरुवक के पुष्प लगाती हैं। किसकी लगाती है? नवकुरुवक के पुष्प लगाती हैं। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा नवकुरुवक के पुष्प लगाती हैं। कहाँ? अपने जूड़ों में। कहाँ की स्त्रियां? अलकापुर की स्त्रियां। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 16 16 का जो आंसर हो जाएगा नवकुरुवक। अगला प्रश्न लेंगे 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है अलका की स्त्रियों के मांग किस फूल से सुगंधित है? यानी कि ऐसा कौन सा पुष्प है जिसको लगाने से उनके मांग में जो है क्या है, सुगंधित आ जा रहा है। तो अलका की स्त्रियों की मांग किस फूल से सुगंधित है दोस्तों? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कौन से पुष्प लगाती हैं जिससे उनका मांग सुगंधित है? तो कदम के पुष्प लगाती हैं। क्या लगाती हैं? कदम के पुष्प लगाती हैं। ठीक है, सीमंते च त्वम त्वम जो है त्वम उपगमजम यत निपम वधु नाम। वहाँ की स्त्रियां, अलका की पुर की स्त्रियां यानी वधुएं जो है अपने मांग में किस फूल से सुगंधित है, मतलब किस फूल से उनका मांग सुगंधित है, या फिर कौन सा फूल मांग में लगाती हैं? तो आंसर हमारा हो जाएगा कदम के फूल जो है अपने मांग में लगाती हैं। तो आंसर कदम का पुष्प हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कदम का पुष्प कब खिलता है? ठीक है, तो मेघ के जाने पर। यच कहता है जब तुम जाओगे, तुम उप तुम उपगम गम जम, तुम्हारे जाने पर। तो मेघ के जाने पे कदम का पुष्प खिलता है। कदम का पुष्प कब खिलता है? बरसात में खिलता है दोस्तों, जब पानी बरसता है। तो यच कहता है जब तुम जाओगे, क्या कहता है? जब तुम कहाँ जाओगे? अलकापुर में जाओगे। तुम उपगम जम, तुम्हारे जाने पर। यत्र नीपम, वहाँ की जो नीप है, जो कदम के फूल है, वो क्या हो जाएंगे? खिल जाएंगे। तो कदम का पुष्प कब खिलता है? मेघ के जाने पर, यानी बरसात होने पर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघ के जाने पर। अगला हो जाएगा चूड़ा पासे पद में समास है। तो चूड़ा पासे जो पद आया उसमें कौन सा समास है दोस्तों? तो उसमें जो है चूड़ा पास में जो है षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है, कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास है चूड़ा पासे में। ये हमारा 19 प्रश्न का आंसर है। अगला हम चलेंगे 20वें प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है प्रश्न है तम उपगमजम पद में संधि कौन सी है? तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे संधि कौन सी है दोस्तों? जस्व संधि है। यहाँ पे हमारा जो है व्यंजन संधि जो है, जस्व संधि सूत्र लगा, जस्व संधि है। जो है संधि क्या है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि इसमें है। ठीक है, तो त्वम उपजगमज में जो संधि कौन सी है? तो जस्व संधि है। ठीक है, विग्रह क्या हो? त्वत प्लस उपगम जम। ठीक है, ये हमारा संधि विग्रह होगा। त्वत उपगम जम, यहाँ पे त्वत त्वद है। त्वद प्लस जो हो जाएगा उपगम जम, तो यहाँ द को त हुआ है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा जो बिछ जाएगा त्वत धन उपगज गम जम। ठीक है, हमारा संधि विग्रह हो गया। तो संधि कौन सी है? यहाँ पे स्तु संधि लगा हुआ, संधि हुई जस्तु संधि। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे जस्तु संधि। ठीक है, कौन सा? 20वें प्रश्न का। अगवा हम चलेंगे जो है 21 प्रश्न की तरफ। 21 प्रश्न है शिरीष का पुष्प अलकापुर की स्त्रियां कहाँ लगाती हैं? जो शिरीष का फूल होता है, अलकापुर की स्त्रियां कहाँ लगाती हैं? ठीक है, लगाती हैं। तो कहाँ लगाती हैं दोस्तों शिरीष के पुष्पों को? तो अलकापुर की स्त्रियां शिरीष के पुष्पों को अपने कानों में लगाती हैं, यानी कर्ण भाग में लगाती हैं। ठीक है, कर्ण मतलब कानों में लगा, कर्णे शीर्षम। शिरीष के पुष्प को कहाँ लगाती हैं? कर्ण, कान में लगाती हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्ण या कानों में। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 21 प्रश्न का। आगे हम चलेंगे 22 प्रश्न की तरफ। 22 प्रश्न है सीमंते शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, शब्दार्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सीमंते बहुत बार पूछा गया है यूपी टीजीटी के पेपर में। तो यहाँ पे है कि सीमंते पद का क्या अर्थ है दोस्तों? तो सीमांते पद का अर्थ है मांग है।
जो मांग होता है, मांग में जो है वह निपम यानी कि कदम के पुष्प को धारण करती है। तो निपम जो है कदम के पुष्प को धारण करती है। तो सीमंते का अर्थ हो गया जो है मांग। ठीक है, शब्दार्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सीमंते पद का क्या अर्थ है? तो मांग है। अगला हमारा शब्दार्थ की दृष्टि से एक है नीपम शब्द का क्या अर्थ है? नीपम पुष्प का नाम है। किस पुष्प का नाम नीपम है दोस्तों? तो हमारा आंसर हो जाएगा कदम का पुष्प। ठीक है, नीपम शब्द से किसका बोध होगा? कदम का वृक्ष जो है पुष्प। ठीक है, तो नीपम कदम का वृक्ष हो गया। यह शब्दार्थ की दृष्टि से जो है 23वां क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। सीमंते से मांग का बोध हुआ, नीपम से जो है कदम का बोध हुआ। ठीक है, यह हमारा हो गया 23 प्रश्न। 24 प्रश्न हमारा आपके सामने है। कह रहा है कि दोस्तों 24 प्रश्न क्या है? नव कुर्बकम पद में समास है। नर नव कुर्बकम पद में कौन सा समास है दोस्तों? तो नर नव कुर्बकम पद में हमारा जो है कर्मधारय समास है। कौन सा है? कर्मधारय समास है। तो नवम च तत्कुर्बकम, नवम च तत्कुर्बकम ये हमारा विग्रह है। नवम च तत्कुर्बकम कर्मधारय समास। ठीक है, तो पूछा है न कुर्बकम में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास का प्रयोग किया गया है दोस्तों। यह हमारा 24 प्रश्न का आंसर है। आगे हम चलेंगे 25 प्रश्न की तरफ। 25 प्रश्न है त्वत उपगम जम शब्द में संधि है। तो अभी हमने इसको बताया, रिपीट हो गया दोस्तों। आगे हम चलते हैं। तो जस्ट संधि है त्वत उपगम, ये हमारा हो गया। आगे हम चलेंगे 26 प्रश्न की तरफ। अगला हमारा 26 प्रश्न है नित्य पुष्पा क। अब हमारा जो प्रश्न जो स्टार्ट हुआ है ये हमारे तीसरे श्लोक से है। ठीक है, 2 श्लोकों को हमने सॉल्व कर लिया। तीसरे श्लोकों से हमारा है कि नित्य पुष्पा क, नित्य पुष्प कहाँ खिले रहते हैं? ठीक है, तो पादपा वृक्षों में। नित्य नित्य पुष्प जो है कहाँ खिले होते हैं दोस्तों? वृक्षों में। तो जब तुम अलकापुरी जाओगे, यक्ष कहता है मेघ से, जब तुम अलकापुरी जाओगे वहाँ के पादपों, वहाँ के वृक्षों में तुमको क्या मिलेगा? नित्य पुष्प खिला हुआ मिलेगा। क्या हो जाएगा? कह रहा है जब तुम अलकापुरी जाओगे तो वहाँ के वृक्षों में नित्य पुष्पा जो है नित्य पुष्प खिले हुए दिखाई देंगे। तो नित्य पुष्पा कह पादपा, आंसर क्या हो जाएगा? पादपा। नित्य पुष्प फूल कहाँ खिले होते हैं दोस्तों? पेड़ों में। कहाँ के, किस नगर में? तो अलकापुरी नगर में। ठीक है, ये भी होगा। कहाँ खिले होते हैं, किस नगर में? तो अलकापुरी में नगर में जो है नित्य पुष्प खिले होते हैं। ठीक है, यह हमारा 26 प्रश्न का है। यहाँ पे जो है इस श्लोक में जो है यक्ष कहता है। ठीक है, ये 26 जो है हमारा तीसरा श्लोक है, इसको एक बार सुन लीजिए। इसमें जो है यक्ष कहता है कि हे में जब तुम जाओगे तो वहाँ पे नित्य पुष्प जो है खिले हुए होंगे और जो है भ्रमर मुखर होंगे, भ्रमर जो है उस पर मुखर होंगे। और कैसे होंगे? वहाँ के नित्य पुष्प जो है नलिनियाँ खिली होगी, नलिनियाँ यानी कमलिनियाँ खिली होगी। नित्य पद्मा कमल खिले होंगे और वह ऐसा दिखाई देगा जैसे करधनी बनी हुई है। और जो है केको उत्कंठा, मयूर जो है उत्कंठित करते होंगे, आवाज लगाते होंगे। कहाँ? वहाँ के भवन शिखरों पे। ठीक है, और नित्य भासत्व कलापा, और जो उनके पंख नित्य चमकते होंगे किसके? भवन शिखरों के। तो यह सभी विशेषता जो है कहाँ बताई गई है? अलकापुरी की नगरी में। कि वहाँ जाओगे तुम्हें नित्य मिलेगा, हमेशा जो है मिलेगा। नित्य फूल खिले होंगे और जो है भवन जो है भवनों पर जो है केका उत्कंठा करेंगे मोर। और क्या करेंगे? वहाँ की जो रातें हैं, वहाँ की क्या है दोस्तों? वहाँ की जो रातें वह जो है कैसी है? नित्य जोशना, नित्य प्रकाशमय होंगी। तो यह सभी बातें बता रहा है जो है यक्ष मेघ से। जब तुम जाओगे तो तुम्हें यह सभी चीज दिखाई देंगे। तो यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न करा नित्य पुष्पा कह, नित्य फूल कहाँ खिले हुए हैं दोस्तों? तो वहाँ के पादपा, वहाँ के वृक्षों में जो है क्या खिले हुए? नित्य पुष्पा, नित्य फूल खिले हुए। ठीक है, तो इसको देखकर तुम जान जाना कि यह अलकापुरी है। ठीक है, अगला हम प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 27 की तरफ। 27 प्रश्न है हंस श्रेणी रचित रचित रचना नित्य पादपा कह। हंस श्रेणी मतलब जो हंस लोग हैं वो श्रेणी बनाकर एक पंक्ति में बैठते हैं हंस दोस्तों। तो जो है एक पंक्ति में इस तरह से जो है हंस जो है एक श्रेणी में इस तरह से बैठे हुए हैं। रचित रचना मानो कि रच गया है, एक जो है कर्धनुमा बन गया है। नित्य पद्मा वह कमल, जहाँ नित्य कमल खिलते हैं वहां पे जो है कमलनियों के बीच में जो इस प्रकार के करधनी नुमा जो है बैठे हुए हंस ऐसा लग रहे हैं कि करधनी बनी हुई सी दिखाई दोगी। तो यह जो है नित्य हंस श्रेणी रचित रचनाम नित्य पद्मा कहाँ दिखाई देगा? नलिनियम, कमलिनी जहाँ पे खिली होगी वहां पे दिखाई देगा। तो हंस श्रेणी रचित रचना नित्य पद्मा, पद्मा कह तो नलिनियम कमलिनी में दिखाई देगा। यह जो है हंस श्रेणी, श्रेणी का
करधनी के नुमा बैठना तुम्हें कहाँ दिखाई देगा, तो नलिनियम कमलिनी में दिखाई देगा। यह हमारा आंसर है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न है केको उत्कंठा कौन करता है। ठीक है, केको उत्कंठा कहाँ हो रही है दोस्तों, तो भवन सिखनो, वहां के भवन सिखनो में क्या है, केको उत्कंठा होगी। ठीक है, तो आंसर में आ जाएगा भवन सिखनो, केको उत्कंठा कह भवन सिखनो। भवन सिखनो में क्या हो रही है, केको उत्कंठा हो रही है, कहाँ के, अलकापुरी की। प्रश्न सीधा है, केको उत्कंठा कह भवन सिखनो, यह हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 29 है। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, सीखनो शब्द का क्या अर्थ है, क्या है, सीखनो जो पद है, अभी हमने भवन सीखनो कहा, तो ये जो सीखनो पद है इसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो हमारा इसका अर्थ होता है, सीखनो का अर्थ होता है मोर, इसलिए यह शब्दार्थ की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। सीखनो शब्द से किसका बोध होता है, इसका क्या अर्थ है, तो मोर अर्थ हुआ। क्या है, इसका मोर अर्थ होता है। ठीक है, भवन के शिखरों पर, अरे भवन में जो है मोर जो है केको उत्कंठा करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सीखनो पद से मोर का बोध हुआ। अगला पद है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 30। नित्य नित्य भास्वस कलापा कौन कौन करता है, नित्य नित्य भास्वस कलापा कह, तो भवन सिखनो। नित्य जो है, रोज जो है उनके जो है पंख जो है वह नित्य कलापा चमकदार है, प्रकाशमय है, जो है सदा चमकते हुए पंखों वाले कौन है दोस्तों, तो भवन सिखना। नित्य भास्व कलापा, सदा चमकने वाले जो है पंखों वाले कौन है, तो जो है कौन है, भवन सीखना। जो भवन के जो मोर है उनके पंख हमेशा क्या है, चमकते रहते हैं। तो प्रश्न है, नित्य भास्वस कलापा कौन करता है, कौन है, तो दोस्तों कौन है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा भवन सिखनो। क्या हो जाएगा, भवन सिखनो, ये हमारा आंसर है 30 प्रश्न का। चौथा 31 प्रश्न की तरफ चलेंगे। 31 प्रश्न आपके सामने है, नित्य दोषना नित्य ज्योत्सना कह, तो नित्य ज्योत्सना जो कहाँ की है, हमेशा प्रदोषा, वहाँ की रातें, कहाँ की, उज्जैनी की रात, सॉरी जो तो अलका की जो रातें हैं कैसी है, नित्य ज्योत्सना है, हमेशा प्रकाशमान होता है, सदा चांदनी से युक्त कौन सा नगर जो है कौन है दोस्तों, तो वहाँ की जो है प्रदोषा, वहाँ की रातें जो है नित्य ज्योत्सना है, हमेशा प्रकाशमान है, चांदनी युक्त है, सदा चांदनी से युक्त कहाँ की रातें हैं, तो जो है कहाँ है, तो प्रदोषा। ठीक है, आंसर में आ जाएगा प्रदोषा। ठीक है, ये हमारा है, प्रदोषा का अर्थ होता है क्या, रात्रि। ठीक है, तो कहाँ की रात्रियां नित्य प्रदोषा हैं, तो अलकापुरी की रात्रियां जो है नित्य ज्योत्सना है। ठीक है, तो आंसर में आ जाएगा प्रदोषा। अगला है प्रश्न प्रश्न संख्या 32। प्रदोषा शब्द का क्या अर्थ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जो है रात्रियां यानी अंधेरी रात, यानी रात्रियां रात कह सकते हैं। ठीक है, यह रात हो गया। प्रदोषा क्या अर्थ होता है, रात। ठीक है, यह हमारा आंसर हो गया। शब्दार्थ की दृष्टि से प्रश्न है, प्रदोषा शब्द का क्या अर्थ है, तो रातें या रात। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 32 का। आगे हम चलेंगे अपने 33 प्रश्न की तरफ। 33 प्रश्न है, कहाँ की रातें रमणी हैं, तो कहाँ की रातें रमणी हैं दोस्तों, तो अलकापुर की जो है रातें रमणी हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर है, कहाँ की रातें रमणी हैं, तो अलकापुर की जो रातें हैं वह रमणी हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा जो है प्रश्न संख्या 34। ठीक है, कहाँ के पुष्पों पर नित्य भ्रमर मुखर करते हैं, कहाँ के पुष्पों पर नित्य भ्रमर जो है मुखर करते हैं, जो है भ्रमर जो है नित्य यत्रो उन्मत्त भ्रमर मुखरा, कहाँ के जो है नित्य जो है क्या करते हैं, भ्रमर जो है मुखर करते हैं, कहाँ, पादपा। तो कहाँ के पुष्पों पर नित्य भ्रमर मुखर करते हैं, तो अलका नगरी के पादपों पर, पादपो होगा, पादपाह वृक्षों पर जो है नित्य भ्रमर मुखर करते हैं। तो कहाँ के पुष्पों पर नित्य भ्रमर मुखर करते हैं, तो अलका नगरी के पादपों यानी पेड़ों पर। ठीक है, पुष्पों पर जो है नित्य भ्रमर करते हैं कौन, जो है भौरे। ये हमारा हो जाएगा उन्मत्त भ्रमर मुखरा कह पादपा, नित्य कहाँ, अलका नगरी। ये हमारा आंसर है 34 प्रश्न का। आगे हम चलेंगे 35 प्रश्न की तरफ। 35 प्रश्न है आपके सामने है, हंसों की पंक्तियों से रचित करधनी वाली कौन हो गई है। तो अभी हमने इसका प्रश्न किया, हंसों की पंक्तियों यानी हंस रूपी पंक्ति करधनी बनाई हुई वाली कौन हो गई है, तो नलिनियम कमलिनिया हो गई। हंसों की पंक्तियों से रचित
करधी वाली कौन हो गई है दोस्तों? तो हमारा आंसर हो जाएगा नलिनी, यानी कमलिनिया हो गई है। ठीक है, ये हमारा आंसर है 35 प्रश्न का। हम चलेंगे 36 प्रश्न की तरफ। 36 प्रश्न आपके सामने है। सही दोस्तों, एक मिनट। 36 प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या है यत्रो उन्मत्त पद में संधि पूछा है। ठीक है, यत्रोन्मत्त पद में कौन सी संधि है दोस्तों? तो यत्र जो है, यत्र धन उन्मत्त जो है गुण संधि का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे यत्रोन्मत्त जो है संधि में कौन संधि पूछा है? तो आंसर में आ जाएगा गुण संधि हुआ है। ठीक है, विग्रह करेंगे तो यत्र प्लस जो है उन्मत्त, उन्मत्त। ठीक है, तो त्र में अ है और उ मिलकर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। और ओ हो जाना जो है हमारा गुण संधि कहलाता है। ठीक है, ए ओ हो जाना क्या कहलाता है? गुण संधि कहलाता है। तो यहाँ पे ये ओ है। ठीक है, यहाँ पे ओ है, तो यहाँ पे एत्रो उन्मत्त जो है हमारा संधि विग्रह में गुण संधि है, विग्रह है यत्र धन उन्मत्त। ठीक है, ये हमारा संधि है। आगे हम चलेंगे 38 37 प्रश्न की तरफ। 37 प्रश्न है नित्य पुष्पा पद में समास है। ठीक है, तो कौन समास है दोस्तों? नित्य पुष्पा पद में प्रश्न है। प्रश्न को फिर देखेंगे एक बार फिर से। नित्य पुष्पा पद में समास है, तो इसमें कौन सा समास है दोस्तों? नित्य पुष्पा पद में समास हमारा है बहुब्रीहि समास। ठीक, नित्यानि पुष्पराणि ये शाम। नित्य जहाँ पुष्प खिले होते हैं वह जो है कौन है? पादपा। तो इसमें जो है बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। नित्यानि पुष्पाणि ये शाम। ठीक है, बहुब्रीहि समास का विग्रह है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और जो है इसमें समास कौन सा है? बहुब्रीहि समास। नित्य पुष्प जहाँ खिले होते हैं वह अलकापुरी, तो हमारा बहुब्रीहि समास है। ठीक है, अगला है नित्य ज्योत्सना पद में समास है। तो नित्य ज्योत्सना कहाँ होती है? प्रदोषा। कहाँ की प्रदोषा? अलकापुरी की प्रदोषा राते, तो बहुब्रीहि समास है। नित्या ज्योत्सना येषु। नित्य ज्योत्सना पद में समास है, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, कहाँ की नित्य ज्योत्सना हमेशा होती है? तो अलकापुरी की जो है प्रदोषा यानी रातें नित्य ज्योत्सना होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 38 प्रश्न का। नित्य ज्योत्सना पद में समास कौन सा है? बहुब्रीहि समास है। आगे हम लेंगे 39 प्रश्न को, आपके सामने है। ठीक है, प्रश्न है यत्रो उन्मत्त भ्रमर मुखरा। ठीक है, यह प्रश्न है। प्रश्न है 39। यत्रो उन्मत्त भ्रमर मुखरा पादपा नित्य पुष्पा। इस पद में यत्र जो पद आया है, यहाँ पे यत्र जो है यत पद से किसका बोध हो रहा है? ठीक है, तो यत्र पद से किसका बोध हो रहा है दोस्तों? अलका नगरी में। अलका नगरी में यत्र माने जहाँ, जहाँ मतलब कहाँ? अलका नगरी। जहाँ नगरी में, अलका नगरी में उन्मत्त होते हैं भ्रमर मुखरा पादपा वृक्षों पर नित्य पुष्पा। पादपा यानी भ्रमर मुखर है कहाँ के? यत्र जहाँ की नगरी में पादपा वृक्ष है उस पे जो उन्मत्त भ्रमर मुखरा हो रहे हैं, और नित्य पुष्पा। ठीक है, तो नित्य पुष्पा कह पादपा, नित्य भ्रमर मुखरा कह पादपा। ठीक है, तो कहाँ की? तो यत्र मतलब अलका नगरी। तो आंसर हमारा पूछा है यत्र पद से किसका बोध हो रहा है दोस्तों? तो यत्र पद से जो अलका नगरी का बोध हो रहा है, यह हमारा आंसर है 39 प्रश्न का। 40 प्रश्न आपके सामने है। यह 40 प्रश्न नंबर कह रहा है हंस श्रेणी रचित रचना नित्य पद्या नलिन्य इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? ठीक है, प्रश्न है हंस श्रेणी रचित रचना नित्य पद्या पद्मा नलिन्य यह पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो है रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। तो पूछेगा यह जो पंक्ति हंस श्री रसित रसना नित्य पद्मा नलिन्यम कौन सी संधि है? रूपक। सॉरी दोस्तों, कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया? संधि बोल रहे थे, सॉरी। अलंकार का कौन सा प्रयोग किया गया? तो रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। संधि गलत मुंह से निकल गया दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। जो है अलंकार पूछा है तो रूपक अलंकार। ठीक है, यह हमारा आंसर हो गया 40 का। चलेंगे जो है 41 प्रश्न की तरफ। वित्तेषा नाम न च खलु वयो यौना दंत दस अस्ति। यह सूक्ति किस कवि की है? तो यह जो सूक्ति ली गई है दोस्तों, यह किस कवि की दोस्तों? तो कालिदास की है। वित्तेषा नाम यक्षों की न च खलु जो है खलु मतलब निश्चित रूप से न च नहीं होती, वयो मतलब कोई दूसरी अवस्था, यौना यौना अवस्था के सिवा जो है जो वहाँ के यक्ष होते हैं उनका कोई दूसरा जो है अवस्था नहीं होती है। ठीक है, जो है यक्षों की कौन सी अवस्था जो है यौनों की सीमा कौन सी, और जो है कोई अवस्था नहीं होती है। तो पूछा है वित्तेषा नाम न च खलु वयम यौना द अन्य अन्य अस्ति। जो है अन्य कोई अवस्था नहीं होती किसकी?
वहाँ के वित्तेषा नाम, वहाँ की यक्षों की। ठीक है, तो पूछा यह सूक्ति किस कवि की है? तो यह सूक्ति जो हमारी किस कवि की दोस्तों? तो यह सूक्ति हमारी जो है कालिदास की है। किसकी है? कालिदास की है, मेघदूतम ग्रंथ से है। ठीक है, यह उत्तर मेघ से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह उत्तर मेघ से है और जो यह जो है उत्तर मेघ का पहली सूक्ति है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उत्तर मेघ का पहली सूक्ति है। और यहाँ पे जो है ठीक है, तो कालिदास का पूछा है किसकी रचना है? कालिदास की यदि पूछता किस ग्रंथ से लिया गया है, तो मेघदूत ग्रंथ से। तो हमने यहाँ पे कवि पूछा तो कालिदास हो गया, यदि ग्रंथ पूछते तो मेघदूत होता। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखिएगा, कवि भी पूछ सकता है और जो है ग्रंथ भी पूछ सकता है। ठीक है, किसके द्वारा बोला गया है? तो यक्ष के द्वारा बोला गया है। ठीक है, यह हमारा जो है कहाँ का वर्णन किया गया है, किस नगरी का इस सूक्ति में? तो अलका नगरी का वर्णन किया गया है। यस, कई जो है प्रश्न हमारे जो है इस सूक्ति या इस पंक्ति से बनता है। ठीक है, तो ये 41 प्रश्न हो गया दोस्तों, कालिदास है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। प्रश्न कहता है वित्तेषा नाम शब्द से किसका बोध हो रहा है? ठीक है, यानी शब्दार्थ की दृष्टि से भी इसको ध्यान रखा गया। जो वित्तेषा नाम शब्द आया है इस पंक्ति में, उसका क्या अर्थ होता है? तो उसका अर्थ होता है यक्ष। क्या होता है? वित्तेषा नाम, वित्तेषों की जो है यहाँ पे वित्तेषा नाम बहुवचन है, षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है। तो वित्तेषे जो हमारे कुबेर है, उनके जो वहाँ के जो यक्ष है जो है, उन सभी के लिए है वित्तेषा नाम। तो वित्तेषा नाम से किसका बोध हो रहा है? यक्षों का बोध हो रहा है। ठीक है, तो आंसर हमारा जो है यक्ष सही है। ठीक है, सभी यक्षों के लिए जो वित्तेषा नाम शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे हो गया यक्ष। अगला प्रश्न हमारा है 43। प्रश्न है अलकापुरी के लोग किसके बाड़ों से संतप्त हैं? ठीक है, वहाँ पे इसमें कवि कहते हैं, जो यक्ष है वह कहता है मेघ से जब तुम अलकापुरी जाओगे तो वहाँ पे क्या क्या दिखाई देगा? तो वहाँ पे जो है किसी को कोई दुख नहीं है। वहाँ पे जो है किसी की आंखों में जो आंसू आता है, नैन सलिलम जो होता है, जो आनंद से उत्पन्न होता है। यदि किसी का हृदय दुखित होता है, कोई कोई कलह होता है, तो किस जो है कैसे होता है? कुसुम सरजाज से होता है। और जो है वहाँ के जो है यदि कोई प्रेमी या प्रेमिका जो कलह होता है तो कैसे होता है? तो वह जो है जो वियोग होता है वह स्वयं के होते हैं, मतलब किसी कोई और कारण जो है वियोग की नहीं होती है। तो यह सब चीज जो है इस श्लोक में बताया गया है कि यहाँ के जो यक्षवासी होते हैं कैसे होते हैं, वहाँ उनकी आंखों में आंसू कैसे आता है, उनके अंदर कलह कैसा होता है, और जो है उनके ऊपर कौन सा बाढ़ छोड़ा जाता है, मतलब जो है तो कौन सा ताप होता है? तो एक ही ताप होता है, कुसुम सरजात ताप। ठीक है, तो यह जो है हमारी है। और जो है वहाँ के यक्षों की वायु कैसी होती है, आयु कैसी होती है दोस्तों? तो यौना होते हैं, मतलब हमेशा वहाँ के यक्ष कैसे होते हैं? जवान होते हैं। ठीक है, तो ये इतने सारे प्रश्न हमारे इस श्लोक से हैं। तो यहाँ पे पहला ही प्रश्न पूछा गया था वित्तेषा नाम सबसे किसका बोध हो रहा है? तो यक्षों का बोध हो रहा है। अगला है अलकापुरी के लोग किसके बाड़ों से संतप्त है? तो कुसुम सरजाद दृष्ट संयोग जो है साध्यात, वहाँ के जो है कुसुम रूपी जो है शायद उसको बंद हो जा रहा है, वहाँ के जो कुसुम रूपी जो बाढ़ होता है, तो यहाँ पूछा है कि जो बाढ़ है, बाढ़ों से संतप्त अलका पुरी के लोग किसके बाड़ों से संतप्त है? तो कामदेव के बाड़ों से संतप्त है। कामदेव का जो बाढ़ होता है उससे जो है वहाँ के लोग क्या है? संतप्त है, ताप है, और उनके पास कोई संतप्त नहीं है। और इसका कारण भी है, इसका निवारण भी है। यदि संयोग संध्या, यदि इस संताप में संयोग हो जाता है तो यह ताप भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है अलकापुरी के लोग किसके बाड़ों से संतप्त है? तो कामदेव के बाड़ों से संतप्त है और संयोग संधात। और इसका इलाज यह भी है कि इनका जो संयोग यदि हो जाता है तो यह संताप भी दूर हो जाता है। ठीक है, यह हमारा जो है 43 प्रश्न का। अगला है कहाँ के लोग हमेशा युवा रहते हैं? तो अलकापुरी के लोग हमेशा युवा और जवान यौवन होते हैं, यौनावस्था होती है। कहाँ के लोगों की वायु अवस्था यौनावस्था होती है? तो अलका नगरी की जो है लोगों की वायु आयु यौनावस्था होती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा अलकापुरी के लोगों के। कहाँ के लोग हमेशा युवा रहते हैं? तो अलकापुरी के लोग। ठीक है, ये हमारा 44 प्रश्न का आंसर है। अगला चलेंगे हम जो 45 प्रश्न की तरफ। 45 प्रश्न है अलकापुरी के लोगों के आंखों में आंसू कैसे आते हैं? ठीक है, तो नयन सलिलम कैसे होते हैं वहाँ के लोग? तो नयन सलिलम होते आनंदो उत्थानम, आनंद के कारण, आनंद से जो उत्पन्न होता है
उसी के कारण उनके आंखों में आंसू होता है और किसी प्रकार का कोई आंसू नहीं होता है। ठीक है, कहाँ के, जब तुम यच कहता है, जब तुम जाओगे तो उनकी आंखों में आंसू खाली एक ही कारण है आने का, वह है आनंद, और कोई कारण नहीं उनकी आंखों में आंसू आने का। तो यहाँ पे है अलकापुरी के लोगों के आंखों में आंसू कैसे आते हैं, तो आनंद से जो उत्पन्न होता है, उत्थानम, आनंदोत्थानम, उत्थानम, उत्थम, आनंद से जो उत्पन्न होता है वही जो है उसी के कारण उनकी आंखों में आंसू आता है। ठीक है, यह हमारा 45 प्रश्न का आंसर है। ठीक है, आनंदो उत्थन उत्थम जो है नयन सलिलम, आनंद से जो उत्पन्न होता है उसी से जो उनकी आंखों में आंसू होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया 45 का। अगला प्रश्न है 46। प्रश्न है अलकापुरी के लोग, अलकापुरी के लोगों में कौन सा कलह दिखाई देता है। ठीक है, तो वहाँ के लोगों में कौन सा कलह दिखाई देता है दोस्तों, तो वहाँ के लोगों में जो है प्रणय कलह दिखाई देता है, प्रेम रूपी बस कलह दिखाई देता है। ठीक है, और जो है अन्य कोई कारण नहीं है उनके कलह उत्पन्न होने का। ठीक है, क्या है, उनके अंदर जो कलह होता है, अलकापुरी के लोगों में कहाँ का कौन सा कलह दिखाई देता है, तो प्रेम कलह दिखाई देता है, आपस में कलह होता है, प्रेम का कलह होता है और कोई कलह नहीं होता है। ठीक है, विप्रयोगो जो है अन्य अस्माद प्रणय कलह कलहलाद, अन्य कोई कारण नहीं है प्रेम कलह के सिवा। ठीक है, यह हमारा जो है 46 प्रश्न का प्रश्न फिर सुनिएगा एक बार। अलकापुरी के लोगों में कौन सा कलह दिखाई देता है, यानी कौन सा कलह उनके पास होता है, तो एक ही कलर है, वह भी प्रेम कलह है। ठीक है, प्रेम से जो उत्पन्न होता है कलह वही है। अगला है ना अन्यई निमित्तई शब्द में संधि है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है इसमें कौन सी संधि है दोस्तों, इसमें जो है विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है, ना अन्यई निमित्तई में विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है, और हमारा जो विग्रह होगा ना अन्यई निमित्तई। ठीक है, तो संधि कौन सी है, विसर्ग संधि का ध्यान रखिएगा, ना अन्यई निमित्तई, और जो है कोई कारण नहीं है। ठीक है, यह हमारा जो है 47 प्रश्न का आंसर है, कौन संधि है, विसर्ग संधि है। अगला है 48 प्रश्न, यह प्रश्न है कुसुम सरजात पद में समास है, कौन समास है दोस्तों, तो बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है कुसुम सरजात में। ठीक है, तो कुसुम सरजात जो है बहुब्रीहि समास है, कुसुम से जो सर मतलब जो है बाढ़, कुसुम रूपी बाढ़ से जो संताप उत्पन्न होता है, तो उसमें बहुब्रीहि समास यहाँ पे हुआ, कुसुम रूपी संताप, जात मतलब उत्पन्न होता है, कुसुम के बाढ़ से जो उत्पन्न होता है वह वही संताप होता है। तो विग्रह होगा कुसुमानी एव सराह यश सह। ठीक है, कुसुमानी एव सराह यश सह, यह विग्रह है बहुब्रीहि जो है कुसुम सरजात का। समास कौन सा, बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। प्रश्न है कुसुम सरजात पद में समास क्या है, बहुब्रीहि समास। यह हो गया हमारा 48 प्रश्न। आगे हम चलेंगे 49 प्रश्न की तरफ। मधु का रसपान कहाँ के लोग करते हैं, कहाँ के लोग जो है मधु का रसपान करते हैं, तो अलकापुरी के लोग जो है मधु का रसपान करते हैं, अलकापुरी के यक्ष जो है मधु का रसपान करते हैं। ठीक है, यह हमारा जो है 49 का है। अगला है प्रश्न 50 नंबर का प्रश्न है कि रति फलम किम, रति फल क्या है, तो मधु रस है। क्या है, रति फल जो क्या है, मधु है। रति फल क्या है दोस्तों, मधु, रति मतलब जो है प्रेम को बढ़ाने वाला फल क्या है, मधु है। ठीक है, यह प्रश्न है कि रति फल प्रेम को बढ़ाने वाला फल क्या है, तो मधु रस है। ठीक है, यह हमारा आंसर हो जाएगा मधु। अगला हम प्रश्न है 51 प्रश्न है कि कल वृक्ष से कौन सा रस उत्पन्न होता है, तो कौन सा जो है प्रश्न है, कल्प वृक्ष से कौन सा रस उत्पन्न होता है रस दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा रति फलम मधु, जो रति को बढ़ाने वाला फल होता है वह रस उत्पन्न होता है। तो कल्प वृक्ष जो है, कल्प वृक्ष से कौन सा रस उत्पन्न जो है कौन सा रस उत्पन्न होता है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने बताया रति फलम मधु। ठीक है, तो रति फलम मधु आसेवंते कह यच्छा, रति फल मधु का रसपान कौन करता है, तो यक्ष लोग करते हैं। ठीक है, यह भी क्वेश्चन है, हमने इसको साथ नहीं बनाया। रति फलम मधु आसेवंते, रति फल का सेवन कौन करता है, तो यक्ष करते हैं। ठीक है, यह प्रश्न है। अगला है कल्प वृक्ष से, यह हो गया हमारा रति फल, कल्प वृक्ष से कौन सा रस उत्पन्न होता है, तो रति फल जो है उत्पन्न होता है, जो प्रेम को बढ़ाने वाला मधु होता है वह होता है। अगला है पुष्कर वाद यंत्र की ध्वनि है, जो पुष्कर वाद बजता है उसकी ध्वनि कैसी है दोस्तों, तो सनकई, धीरे धीरे बजती है। पुष्कर वाद यंत्र की ध्वनि है
कैसी है दोस्तों, तो शनैकई, यह हमारा आंसर है धीरे धीरे। ठीक है, पुष्करेशु वाद्यतेषु शनैकई, पुष्कर जो है वाद्य की ध्वनि, शनैकई धीरे धीरे पुष्कर वाद्य बजता है। तुम त्वद गंभीर ध्वनिता, तुम्हारा जो है ध्वनि यच कहता है, हे मेघ जब तुम्हारी ध्वनि कैसी है, त्वद तुम्हारी ध्वनि गंभीर ध्वनि है, तो वहाँ के जो है पुष्कर वाद भी जो है गंभीर बजते, धन शनैकई धीरे धीरे। तो पुष्कर वाद्य यंत्र की ध्वनि कैसी है, शनैकई धीरे धीरे। ठीक है, अगला है उत्तम स्त्री सहायक किम, उत्तर स्त्री किसकी सहाय है, तो यच्छा, यक्ष की जो है सहायक कौन है, उत्तम स्त्री। यक्ष कैसी स्त्रियों को लेकर है, तो ये जो है उत्तम स्त्री है, उनके साथ कैसी स्त्री है, उत्तम सहाय स्त्री है। ठीक है, तो उत्तम सहाय कह यच्छा, यह हमारा आंसर है। ठीक है, अगला है उत्तम उत्तम स्त्री सहाय पद में समास है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न है 54 का। उत्तम स्त्री सहाय पद में जो है सहाय पद में, सहाया पद में कौन सी संधि है, जो है कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। उत्तमा स्त्री सहाया एशाम ते, यह हमारा विग्रह है। उत्तमा स्त्री सहाया एशाम ते बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो उत्तम स्त्री जो सहायक है वह, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो गया, उत्तम स्त्री सहाय किसकी, यच्छा की। यक्ष की जो है कौन सहायक है, उत्तम स्त्री सहायक है। कब, रतिफलम मधुपान करने के बाद। अगला है रतिफलम पद में समास है, तो रतिफलम पद में कौन सा समास है दोस्तों, तो इसमें भी बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। रतिफल से जो है रति को उत्पन्न करने वाला जो है फल है। ठीक है, तो रतिम फलम यस तत्। ठीक है, रति फलम यस तत् रति फलम बहुब्रीहि समास, यह हमारा आंसर है 55 प्रश्न का। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे दोस्तों हमने कुल 55 प्रश्नों को सॉल्व कराया और कुल श्लोकों की संख्या 1 से 5, यानी 1 से 5 श्लोक तक हमने यहाँ पे पूरा जो है सॉल्व कराया। ठीक है, तो हमने करीब करीब सभी प्रश्नों को यहाँ पे ले लिया, जितने भी 1 से 5 श्लोकों में आते हैं। तो हमने जो है 4 ऑप्शन के साथ नहीं बनाया दोस्तों, सिर्फ प्रश्न और आंसर को लेकर उपस्थित हुए थे। तो यह जो हमारी प्रश्नोत्तरी थी आज की, तो हमारा प्रश्नोत्तरी आपको कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। और आज जो है हम यहीं पे अपने कक्षा को समाप्त करेंगे और पुनः कल जो है हम जो आगे की जो श्लोक संख्या है 6 से 6 से, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और जितना हम बना सकेंगे उतना जो हम बनाकर पुनः जो है प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को ज़रूर जो है भेजिए, उनको बताइए। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारा जो है क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और जो है आज के लिए हम इतना ही, जो है कल जो है पुनः जो उपस्थित होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी से विदा लेते हैं। नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद पूरी कक्षा देखने के लिए।